Hello students, my name is रोहित पेन्यूली and I am from ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 9th साइंस की, जिसके अंदर हमारा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात हमने की थी। आज भी हम उसी चैप्टर की बात करेंगे। तो उसको समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, an element explain why chlorine whether as the element or its compound as the element or its compound always has relative atomic mass, always has relative atomic mass of 35.5 है ना। ये हमें बताना है कि क्यों क्लोरीन का चाहे एलिमेंट हो चाहे उस कंपाउंड हमेशा उसका रिलेटिव एटॉमिक मास 35.5 के आसपास आता है। तो इस वजह से, क्योंकि जो जो रिलेटिव एटॉमिक मास है एक्चुअल में वो आपका एवरेज मास होता है एक एटम का, है ना। और उसको हम कैसे लेते हैं, रिलेटिव एबंडेंस लेते हैं वेरियस आपका आइसोटोप्स की। क्लोरीन आपके दो आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है, एक आपका 17Cl35 और एक 17Cl37, है ना। दो भाग में क्लोरीन आइसोटोप की फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। ठीक, एग्जिस्ट करता है ऐसे। और जो इनका रेशियो है, जो नेचुरल क्लोरीन है, जो नेचुरल क्लोरीन होता है हमेशा उसमें आपके 3/2 तो इसके वाले होते हैं और आपके 1/4 आपका इसका होता है ना। 1/4 इसका होता है, ठीक है ना। आए बात में आपको इस वाले क्लोरीन का 3/2 और इसका कितना 1/4, ठीक है ना। 1/4 इस तरीके से 3/2 का अगर आप 1/4 का आप निकालें तो 1/4 का मतलब 25% है ना। और 3/2 का अगर आप निकालें तो कितना 3/2 into 100, 2 5 the 10 0, 4 to the 10, 4 to the 8, 2 carry, 4 5 the 20, 25% है ना। बाकी ये कितना आना चाहिए आपके पास, बाकी ये 75% आना चाहिए ना। तो ये 3/4 होगा, ये वाला जो पार्ट होगा कितना 3/4, ये तो आपका 25% और ये वाला आपका 3/4 इंटू 100 यानी 425 ज़ा मीन 75%। तो इस फॉर्म में ये है कि ये वाला आइसोटोप 17Cl35 वाला 75% नेचर में एग्जिस्ट करता है, अबेंडेंस है नेचर में, और 17Cl37 की 25% अबेंडेंस है ना। तो इनका हमें रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो आप 3/4 निकाल लो 35 का, 3/4 कितना होता है ना। और प्लस आपका 1/4 निकाल लो 37 का, है ना। इस तरीके से तो 3/4 करोगे 35 का, 3/4 कैलकुलेट आप करो तो 3/4 35 का कितना होता है। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा 55 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 4, 26.25, ठीक है। और इसका करोगे 37 डिवाइडेड बाय 4, 9.25 है ना। आप इसको ऐड कर लो 26.25
प्लस 9.25, 35.5 आ रहा है, तो उतना आ गया। इस वजह से क्लोरीन आपका हमेशा इस दो फॉर्म में क्या रहेगा, आपको दिखाई देगा। ठीक है ना, दो फॉर्म में क्लोरीन आपको दिखाई देगा, इस फॉर्म में, तो इस वजह से ऐसा इसका होता है। ठीक है ना, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिमेंट हैज मास नंबर 4। एन एलिमेंट X has mass number, एलिमेंट X का मास नंबर क्या है? 4 है, एटॉमिक नंबर 2 है, एंड एटॉमिक नंबर 2 है ना। एटॉमिक नंबर कितना है? 2 है। राइट द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, राइट द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, राइट द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। एक तो एलिमेंट की आपकी वैलेंसी बतानी है, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। विल इट रिएक्ट विद अदर एटम, विल इट रिएक्ट, will it react with other atoms of different, other atoms of different different elements। ये है आपके पास। तो एलिमेंट X का मास नंबर 4 है, एटॉमिक नंबर 2 है ना। एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है। इसकी वैलेंसी बतानी है हमें, तो K में 2 आएंगे, 2 ही आएंगे, L में तो होगा ही नहीं 0। और तो वैलेंसी इसकी कितनी हो जाएगी? 0 है ना। इसकी वैलेंसी कितनी है? 0। नहीं गेन करेगा, ना लूज करेगा, 0 इसकी वैलेंसी हो गई। विल इट रिएक्ट विद अदर एटम्स ऑफ डिफरेंट, क्या है? दूसरे एटम से रिएक्ट करेगा, तो नो, इट विल नॉट रिएक्ट। इट विल नॉट रिएक्ट बिकॉज इट इज स्टेबल, है ना। ये क्या है आपके पास? स्टेबल है, तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, है ना। स्टेबल है ये, तो ये बिल्कुल भी क्या करेगा? रिएक्ट नहीं करेगा। हाउ मैनी, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल, how many electrons will weigh 1 gram, weigh 1 gram, है ना। how many electrons will weigh 1 gram, 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 10 की पावर माइनस 31 kg होता है। तो हमें मास बताना है इलेक्ट्रॉन्स का, कितने का? 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है, यानी 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है ना। इतने 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 1/9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, है ना। तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे? तो ग्राम, केजी से अगर आपको ग्राम में करना है, तो आपको डिवाइड करना होता है किससे? 1000 से डिवाइड करना होता है। ठीक है ना। तो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 और इंटू 10 की पावर माइनस 3 आ जाएगी जब आप डिवाइड करोगे 1000 से। 1 ग्राम में इतना। इसको आप कैलकुलेट करो, 1/9.1 इंटू ये माइनस 31 ऊपर जाएगा, प्लस 31 और माइनस 3, तो 31 में से 3 गए, 28, है ना। 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा ना आपके पास, है ना। कितना हो जाएगा? 28। 31 में से 3 गए, 28। ठीक है।
तो ये 10 के पावर प्लस 28 में आ जाएगा। 10 के पावर कितने में आ जाएगा? प्लस 28 में, ठीक है ना, क्योंकि -31 ऊपर जाएगा तो ऐसा हो जाएगा आपके पास। इस तरीके से बनेगा ये बनेगा +31 और -3, है ना। तो 1/9.1 को आप डिवाइड करोगे 1/9.1 को, तो कितना आएगा? 0.9.1। 1/9.1 को डिवाइड करने पे आ रहा है हमारे पास 1/9.1 को डिवाइड करोगे तो ये आ रहा है 0.1098, है ना, इंटू 10 के पावर 28 हो गया आपके पास, है ना। ये कितना हो गया आपके पास? 28 हो गया, ठीक है ना। 28 अब हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, इसको यहाँ में शिफ्ट कर दूँ 1.09 इंटू 10 की पावर, जब आप राइट की तरफ जाते हैं तो एक्सपोनेंट डिक्रीज होता है, तो 27 आ जाएगा। तो 1 ग्राम में, हमें 1 ग्राम में बताना था ना कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल वे 1 ग्राम। 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 ग्राम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना, 1 ग्राम में इतने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, on the basis of what? Number of proton, on the basis of number of proton comma neutron, on the basis of proton comma neutron and electron in the sample, an electron in the sample, on the basis of number of proton, neutron and electron in the sample given below, ठीक है। identify a cation, B pair of isobar, और C pair of isotope, ठीक है, पेयर ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है। कैटायन, पेयर ऑफ आइसोबार, पेयर ऑफ आइसोटोप्स, ये हमें बताने हैं इस में, ठीक है ना। कुछ सैंपल इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। हमारे पास ये आपके पास सैंपल हो गया, तो आपके पास प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ए प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन 18, सॉरी न्यूट्रॉन 18, इलेक्ट्रॉन 16। बी 18 प्रोटॉन, 19 न्यूट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। सी 17 प्रोटॉन, 20 न्यूट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन। और डी 17 प्रोटॉन, 17 इलेक्ट्रॉन, 17 न्यूट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब इसमें बताना है कि कैटायन कौन है। कैटायन वो होगा जो डोनेट करेगा, तो प्रोटॉन 17 है और इलेक्ट्रॉन देखो 16 है। प्रोटॉन 17 यानी 17 प्रोटॉन है, ए की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन, प्रोटॉन 17 है ए के पास, है ना। और इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए थे आपके पास? 17 ही होने चाहिए थे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम होते, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया,
चले गया, तो यानी ए के ऊपर प्लस चार्ज आएगा ना, ठीक है ना। बी को देखो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। सी को भी देखो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम है, वो भी ऐसे ही रहेगा। डी को भी देखो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम ऐसे रहेगा, यानी ये आपका कैटायन हो गया। ए कैटायन हो गया ना, जिसमें प्लस चार्ज आया। कैटायन वही होता है जिसमें प्लस चार्ज आता है, जो लूज करता है, ठीक है ना। अच्छा, आइसो बार बताने जिनका एटॉमिक नंबर, आइसो बार एटॉमिक नंबर सेम, आइसो बार एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन से हम बात करते हैं, तो ए सी डी का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए, है ना, मास नंबर सेम होना चाहिए। तो आप देखो कि ए में और डी, सी और डी का एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है, इनमें से तो कोई ऐसा बाहर नहीं हो सकता। अब तो ए का जो एटॉमिक मास है, मैं ए का एटॉमिक मास लिख लेता हूँ। कितना हो रहा है ए का एटॉमिक मास? 8 7 15, है ना, 15 5 कैरी 1 35, यहाँ पे आ रहा है 35 और 17, है ना। अच्छा, बी का 18 है नंबर एटॉमिक मास, 9 और 8, 9 और 8 17 होगा, 9 9 18, 9 और 8 17 का 7 कैरी ओवर 1 1 2 3, तो 37 हो जाएगा, है ना। अच्छा, सी का 17 एटॉमिक नंबर, मास नंबर 37, है ना। इसका 17 17 17 34। अब आप देख लो मास नंबर किसका सेम है। बी और सी का मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो बी और सी तो आपके क्या हो गए, आइसो बार हो गए। अब आइसोटोप पता है जिनका एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम ए सी और डी का है। ए सी डी का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। तो उनमें से कोई आइसोटोप होगा, उनमें से कोई आइसोटोप होगा, तो कौन होना चाहिए? आइसो पेयर ऑफ आइसोटोप्स बताने ना हमें। तो ए का एटॉमिक नंबर 35 है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए, सॉरी, आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। तो 35 ए का है, बी का 37 है, सी का भी 37 है और डी का आपके पास 34 है। बी और सी तो आपके आइसो बार है, आइसोटोप हो नहीं सकते। ए और आपके डी तो बचे, ए का एटॉमिक नंबर 17, डी का भी एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक मास ए का 35 और डी का 34, तो ये वाले आइसोटोप्स हो जाएंगे, ए और डी वाले, है ना। ये वाले आपके आइसोटोप, ये डी है आपके पास, दिस इज डी। देख रहे हो आप एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर इनका क्या है आपके पास, सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, तो ए और डी आपके क्या है, आइसोटोप है। आइसोटोप्स होते हैं ए और डी। समझ आया क्वेश्चन? इस तरीके से हमने क्वेश्चन करे। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट y इज 17, ठीक है ना। एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 17 है। राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। दूसरा, व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन y, व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन y, वैलेंस इलेक्ट्रॉन y में कितने होंगे, हाउ मैनी, हाउ मैनी electrons are needed, how many electrons are needed to complete the octet, to complete the octet, complete the octet of y. Is it
अ मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, तो Y का एटॉमिक नंबर आपको दिया है 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे KLM। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन Y। देखो Y में कितने, लास्ट वाले सेल में कितने हैं, 7 है, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। थर्ड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ Y। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 चाहिए। अच्छा, क्या ये मेटल नॉन मेटल है, तो ये गेन करेगा तब ऑक्टेट पूरा करेगा, तो ये नॉन मेटल है। ठीक है ना, इट इज अ नॉन मेटल। आई बस हमें इस तरीके से आपको ये बताना है। द वैलेंसी ऑफ Na is 1 not 7। Why? Na की वैलेंसी 1 होती है, 7 नहीं होती, क्यों? ठीक है, Na की कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे, उसका एटॉमिक नंबर 11 है, Na का एटॉमिक नंबर 11। कॉन्फ़िगरेशन करो तो कॉन्फ़िगरेशन K2L8 M28 281 है ना, 11। तो एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा और अपने को एक इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा तो ये बन जाएगा ना KL 8। 8 इसका आउटर मोस्ट हो जाएगा एक देने पे, वो स्टेबल कंप्लीटली फिल्ड है उसका ऑक्टेट। इस वजह से क्या होने लगेगा, इस वजह से उसकी वैलेंसी क्या है, 1 है। इस वजह से उसकी वैलेंसी 1 है, 7 नहीं है। मेन रीजन ये है। आयंस आर मोर स्टेबल देन एटम्स। जो आयंस होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होता है एटम से। अब जैसे हम बात करें Na की, ये एक एटम है, एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन KLM। इसका आयन बनेगा Na प्लस, प्लस का मतलब एक दे दिया, 10 बचे KL। इसका आउटरमोस्ट ऑक्टेट पूरा है ना, उसका नहीं था। इसका पूरा है, उसका नहीं था, तो इस वजह से ये क्या है, स्टेबल है। तो आयंस आपके ज़्यादा स्टेबल होते हैं एटम के मुकाबले। इस रीजन के कारण क्या होता है कि एटम्स जो आयंस होते हैं ज़्यादा स्टेबल होते हैं उसके मुकाबले। ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों हमने बात की चैप्टर नंबर 4 के, और एडिशनल क्वेश्चन हमने किए। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।